जय श्री राम टू एवरीवन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद केवल हाल में। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं और बारोड किए हैं यूएसए से। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये फंडामेंटल राइट का आईडी कहाँ से लिया था? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप के बारे में पढ़ाया था। वो सिटीजनशिप जो थी वो इंग्लैंड से ली गई थी। फंडामेंटल राइट जो हैं ये यूएसए से लिए गए हैं। पार्ट 3 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। 12 से लेकर 35 तक। पार्ट पहला क्या है? पार्ट पहला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि 1 से लेकर 4 तक है आर्टिकल उसमें। पार्ट सेकंड है सिटीजनशिप, जो कि इंग्लैंड से लिया गया है, जिसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स हैं। तीसरा पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, जो कि यूएसए से लिया गया है और इसमें 12 से लेकर 35 तक आते हैं। तो इनके बारे में ही हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आर्टिकल 12 के बारे में, आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट में ही हैं। तो फंडामेंटल राइट ये जस्टिसेबल हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट को का हनन हो और उनको वो वायलेट हो तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था केशवानंद भारती के साथ। केरला के थे केशवानंद भारती, उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था। फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होते। तब हमारे फंडामेंटल राइट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब थे 7 थे। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, 6th फंडामेंटल राइट, जो कि 31 आर्टिकल में आता है, इसको डिलीट किया गया था। केशवानंद भारती केस की जजमेंट आई थी। तो केशवानंद भारती मैंने कि ये पूरा इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखी उसको देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। तो आर्टिकल 12 बोलता है, इट सेज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिट्स ऑफ स्टेट्स कंसीडर्ड अंडर यूनियन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, जितनी भी स्टेट्स के यूनिट्स हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं ये कंसीडर किए जाते हैं यूनियन के अंडर। ये स्टेट के बारे में बताता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट्स ऑफ स्टेट्स कंसीडर अंडर यूनियन, ये आर्टिकल 12 बताता है। आर्टिकल 13 बताता है कि पार्लियामेंट हैज पावर to amend fundamental rights in last term will be considered null and void। अगर पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट को किसी लेस टर्म में अमेंड करती है तो उसको नल एंड वाइड माना जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक ऐसे राइट्स हैं जो कि डिलीट नहीं होते लेस टर्म में। तो ये हमारा आर्टिकल 13 बोलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 14। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी आप लिख लीजिए। ये वो 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं जो मैं आपको लिखाना चाहूंगा। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 and 24 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 to 28 राइट टू रिलीजन। Article 29
and 30 cultural and educational rights of minorities. आर्टिकल 31 डिलीट हो गया है लिस्ट से, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट एंड मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. इसको अब लीगल राइट बना दिया गया है 300A के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया है. तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें के हैबिस कॉर्पस, मंडामस, सर्चुरारी, केवरंटो एंड प्रोहिबिटेशन आती हैं. आर्टिकल 33 पुलिस, मीडिया एंड रॉ एजेंसीज के पास इतने फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं जितने के एक आम व्यक्ति में हैं. इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत कम हद तक ही महदूद हैं. ये आर्टिकल 33 बोलता है. आर्टिकल 34 बोलता है मार्शल लॉ. आर्मी का मार्शल लॉ जो होता है, आर्मी किसी भी वक्त किसी भी गांव में तलाशी ले सकती है, ये मार्शल लॉ बोलता है. ये आर्टिकल 34 में आता है. और आर्टिकल 35 है. आर्टिकल 35 आर्टिकल 12 को ही, आर्टिकल 12 की ही याद दिलाता है. इट सेज ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट्स ऑफ स्टेट्स कंसीडर्ड अंडर यूनियन. इसको ही ये रिवाइज करता है आर्टिकल 35. तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट. मैं आपको एक बार बता दूं कि राइट टू इक्वलिटी पहला, राइट टू फ्रीडम दूसरा, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तीसरा, राइट टू रिलीजन, उसके बाद राइट टू राइट कल्चर और एजुकेशन के ऊपर राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जिसको हम बोलते हैं. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो राइट टू इक्वलिटी है 14 से लेकर 18 तक. तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? 14 आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. कानून की नजर में सब बराबर हैं और कानून सबकी नजर में बराबर है. ये आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और सबकी नजर में कानून भी बराबर है. किसी एक सरकारी कर्मचारी को हेलमेट ना लगाने पर जुर्माना नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता. उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा जितना जुर्माना के एक आम व्यक्ति को किया जाएगा किसी एक कोई खास अपराध करने पर, उतना ही किसी दूसरे को भी मिल जाएगा. रूल्स इक्वल फॉर ऑल, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमारा आर्टिकल 14 बोलता है. आर्टिकल 15 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. जैसे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तो गोरे हैं, अब गोरे काले का भेदभाव नहीं कर सकते. हम कास्ट के ऊपर नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन, हम कलर के ऊपर नहीं कर सकते, रिलीजन के ऊपर नहीं कर सकते, रीजन के ऊपर नहीं कर सकते. कि जैसे एक बंदा पहाड़ी है और एक बंदा शहरी है, तो अब शहरी ये नहीं बोल सकता कि किसी पहाड़ी को नहीं डरा सकता. अब जितना अधिकार एक शहरी के पास है उतने ही पहाड़ी के पास हैं. There shall be no discrimination on the basis of caste, creed, color, religion, region, gender, sex,
के बेस पर हम कोई भी अनइक्वलिटी नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यह हमारा आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 16 बोलता है, आर्टिकल 16 बोलता है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमारी पूरी इक्वलिटी है कि हर एक हिंदुस्तान का वो व्यक्ति जिसके पास सिटीजनशिप है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें यह मत बोलना कि एसटी और एससी के लिए सीटें फिक्स की हुई हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये शेड्यूल 5th में बताया गया है कि एसटी एससी प्रोविजंस बनाने हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटीज थी उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। आज भी माइनॉरिटीज हैं। तो आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हम, अनटचेबिलिटी नहीं किसी के साथ कर सकते, मतलब जात पात के ऊपर अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, जेंडर के ऊपर, रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 बोलता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एक्सेप्ट डिफेंस एंड एकेडमिक। जैसे कोई अगर पीएचडी कर लेता है तो उसके नाम के पीछे डॉक्टर लगता है, वो तो लगना ही है क्योंकि वो एकेडमिक हुआ। डिफेंस में जैसे मेजर, जनरल, कर्नल, ये डिफेंस में है। ये टाइटल छोड़कर हम कोई भी टाइटल अपने मर्जी से अपने वो नहीं लगा सकते। अगर मेरे पास बड़ी पावर है तो मैं अपने आप को कोई टाइटल दे दूं, वो ऐसा नहीं हो सकता। अबॉलिशन ऑफ टाइटल है ये आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हो गए। 14 से लेकर 80 तक हैं राइट टू इक्वलिटी। अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे पास यह अधिकार है कि हम स्पीच कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, लेकिन अब स्पीच इस तरह से नहीं कर सकते कि कोई देश विरोधी काम हो। देश के विरोध से नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको शेड्यूल में पढ़ाया है क्या, शेड्यूल में पढ़ाया है और सिटीजनशिप में भी पढ़ाया है मैंने आपको कि सिटीजनशिप के आर्टिकल 11 में कि अगर हम कोई देश विरोधी काम करें तो हमारी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पीसफुली अपने स्पीच और एक्सप्रेशन को रख सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 19 में आता है। आर्टिकल 19 में 6 पार्ट्स हैं, जिसमें कि पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद है कि राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स, राइट टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, right to settle in any part of the India, right to trade, right to business, right to occupation, right to profession। ये आता है हमारा आर्टिकल 19 में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आर्टिकल 19 बहुत अहमियत रखता है, इतना कुछ देता है हमें ये आर्टिकल। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू ट्रैवल फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया,
राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस, राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू प्रोफेशन, ये सब हमारा आर्टिकल 19 हमें ये सब कुछ देता है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है एक सजा की एक गलती और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में मुजरिम को पहुंचाना है। कोई मुजरिम है, उसको जो सजा हुई है, उसको जो सजा हुई है वही सजा होगी। जैसे किसी एक मुजरिम को 5 साल की अगर कैद हो गई है तो उसको वो 5 साल की कैद ही होगी। अब पुलिस ये नहीं कर सकती कि उसको सुबह शाम 4-4 डंडे लगाओ, ये उसकी सजा में नहीं है, उसको 5 साल की सजा जेल है सिर्फ। अब पुलिस अपनी मर्जी से उस पर डंडे नहीं बरसा सकती। ये हमारा आर्टिकल 20 बोलता है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? 21 बोलता है राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये बोलता है आर्टिकल 21। इसमें भी इसके सब राइट्स हैं कुछ, जैसे राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू स्लीप, राइट टू हेल्थ, राइट टू अगेंस्ट हैंडकफ, फ्री हेल्प ऑफ लॉ, राइट टू अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन। ये सब हमारे आर्टिकल 21 में आते हैं। आर्टिकल 21 में 21A जो कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 एज ग्रुप, इसको 86th अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया 2002 में, 2002 में। तो ये हमारा आर्टिकल 21A। उसके बाद आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि शक की बुनियाद पर किसी मुजरिम को पहले ही जेल में नजरबंद कर देना, ये आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम ये हो गया। अब पढ़ते हैं 23 एंड 24 जो कि आते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 बोलता है कि हम किसी से स्लेवरी नहीं करवा सकते, स्लेवरी गुलामी नहीं करवा सकते, हम बॉन्डेज लेबर नहीं करवा सकते, बदुआ मजदूरी नहीं करवा सकते किसी से। जैसे पिछले ज़माने में होता था कि अगर किसी एक दोस्त ने दूसरे दोस्तों से पैसे लिए तो उसके पैसे वापस ना करने पर उसको बोला जाता कि तू आज मेरा घास कटवा दे, आज मेरी मक्की कटवा दे, तो मेरे घर में ये कर दे वो कर दे, क्योंकि तूने मेरे पैसे देने हैं। ऐसा नहीं हो सकता, राइट टू स्लेवरी नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 23 में है। हम किसी से गुलामी नहीं करवा सकते। आर्टिकल 23 में क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब आर्टिकल 24 में मैं आपको बताऊं तो बैन चाइल्ड लेबर, चाइल्ड को हम, बच्चों को हम लेबर पर नहीं लगा सकते, किसी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने चाइल्ड को फैक्ट्री पर लगा दिया तो फिर तो हमारा आर्टिकल 21A जो है उसका वायलेशन हो गया, क्योंकि हमने उसमें बोला है कि 6 से लेकर 14 तक तो हमने बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है।
फिर अगर हम उनको 6 से लेकर 14 तक वो चाइल्ड जो है उनको बच्चों को अगर फैक्ट्री में लगाएंगे तो हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होगा। 21A जो है जिसमें कि हमने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी रखी है उनको, तो ये उसके अगेंस्ट है। आर्टिकल 24 इज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये हो गए राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24। उसके बाद है राइट टू रिलीजन, धर्म के साथ धर्म पर जो है, जैसे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हैं। आर्टिकल 25 जो है वो बोलता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल 25 बोलता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 बोलता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 बोलता है। आर्टिकल 27 बोलता है कि किसी धार्मिक स्थान का पैसा जो है, किसी धार्मिक जगह का पैसा जो है उस पर टैक्स नहीं होगा, ये आर्टिकल 27 बोलता है। आर्टिकल 28 बोलता है कि हम किसी गवर्नमेंट अदारे में या स्कूल्स में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ये आर्टिकल 28 बोलता है। आर्टिकल 29 और 30 जो हैं वो आते हैं फंडामेंटल राइट के पार्ट 5 में। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, फंडामेंटल राइट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल 29 बोलता है कि ये माइनॉरिटी को राइट है, माइनॉरिटीज के राइट्स उसमें रखे गए हैं। माइनॉरिटीज जैसे किसी देश में कोई प्रजाति ऐसी रहती है उसकी संख्या बाकी प्रजाति से कम है, वो माइनॉरिटीज के अंदर आएगी। उसकी बात आर्टिकल 29 में की गई है। और आर्टिकल 30 में उनकी एजुकेशन की बात की गई है। ये हो गया आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। आर्टिकल 31 जो है वो डिलीट किया गया फ्रॉम द लिस्ट बाय 44th Constitutional Amendment Act 1978 and made a legal right under Article 300A। उसके बाद आर्टिकल 32 जिसमें के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, हैबिस कार्पस, मंडामस, सर्शुरारी, केवब्रंटो, प्रोहिबिटेशन। एंड आर्टिकल 32 is the heart scope of Indian Constitution, heart and soul of the Indian Constitution। आर्टिकल 32 हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 की हेल्प लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हमारे अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो, जिसमें रिट्स हैं, हैबिस कार्पस है, मंडामस है, सर्शुरारी है, केवब्रंटो है, प्रोहिबिटेशन है, ये आर्टिकल 32 में आते हैं। आर्टिकल 33 है कि पुलिस, मीडिया और RAW इनके फंडामेंटल राइट किसी हद तक ही महदूद हैं। आर्टिकल 34 बोलता है मार्शल लॉ के बारे में, जिसमें आसफा एक्ट भी लगता है। आर्टिकल 35 32 को ही डिफाइन करता है। तो गाइज कुछ चीज़ें इसमें बाद में जो लाई गई थी, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 21A बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 में आता है, इसको भी बाद में लाया गया 2017 में।
इस तरह से अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी हुई हैं। तो मैं आपको एक बार 12 से लेकर 35 तक शॉर्ट में बता दूं। तो आर्टिकल 12 है, इट डिफाइंस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कम्स अंडर यूनियन। जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं ये यूनियन के अंडर आती हैं। आर्टिकल 13 बोलता है, आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी लेस टर्म में अमेंड नहीं हो सकते। अगर किसी ने कर दिए, जैसे पार्लियामेंट ने कर दिए, तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी। फिर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम। फिर आर्टिकल 23 एंड 24 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर 25 से लेकर 28 तक राइट टू रिलीजन। फिर 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 31 को डिलीट किया गया है फ्रॉम द लिस्ट से एंड मेड ए लीगल राइट। आज के टाइम में हमारे पास ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स ग्रांट्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियंस को ही मिलते हैं, फॉरेनर को नहीं मिलते। जैसे किसी दूसरे देश से कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में आए तो उसको फंडामेंटल राइट कुछ मिल सकते हैं, कुछ नहीं मिल सकते हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 39 एंड 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं, 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि किसी विदेशी को नहीं मिल सकते। ये सिर्फ इंडियंस को ही मिलेंगे जिनके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, उनको ही मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये यूएसए से लिए गए हैं। ओरिजिनली हमारे पास 7 थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन बाद में एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी लिस्ट से डिलीट किया गया, जो कि केशवानंद भारती के केस की जजमेंट आई थी। केरला से केशवानंद भारती थे। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये था कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर हमारा अधिकार है। जैसे हमारी ज़मीन, हमारा पैसा, हमारे कुछ एसेट्स, मतलब कुछ भी, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, कुछ भी हमारी या हमारी प्रॉपर्टी है। तो अगर ये फंडामेंटल राइट में रहता तो फिर हमारे देश की डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी। कुछ ऐसा ही हुआ केशवानंद भारती केस में। केरला के जो केशवानंद भारती थे, तो तब वो यहाँ पर रहते थे, उनका अच्छा खासा एरिया था, तो गवर्नमेंट को वहाँ से रोड निकाल रही थी। तो उन्होंने, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 हमारे पास एक ऐसा शस्त्र है कि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ केशवानंद भारती ने भी किया। 1978 में इसकी जजमेंट आई थी। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का जब उनकी ज़मीन से रोड निकाला गया था। तो उन्होंने केस लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो जब ये गवर्नमेंट को लगा कि अगर इसी तरह से ये फंडामेंटल राइट अगर वायलेशन होता गया तो फिर देश का निर्माण कैसे होगा, देखिए देश कैसे तरक्की की तरफ जाएगा। इसलिए उनको लगा और उन्होंने बाई 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से और इसको एक लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A में। आज के टाइम में हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझाया होगा। आर्टिकल 33 मैंने आपको समझा दिया कि वो पुलिस और मीडिया और रॉ के ऊपर सब फंडामेंटल राइट नहीं होते। और आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में बात करता है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जब लागू हुआ तब इसमें 8 शेड्यूल थे, आज इसमें 12 शेड्यूल हैं। तब उसमें 22 पार्ट थे, आज इसमें 25 पार्ट हैं। तब उसमें 395 आर्टिकल हैं, आज इसमें 417 आर्टिकल हैं। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिलीट करना या कुछ ऐड करना, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। जैसे जो हमें अमेंडमेंट हुई है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, जो कि आर्टिकल 21A में आता है। कई बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, कई बार जेकेएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।